हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। फिजिक्स क्लास 12 के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था हमें फिजिक्स क्लास 12 में क्या क्या चीजें पढ़नी, हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन किया था। और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिजिक्स फर्स्ट बुक, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना था। हमें पढ़ना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ना था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के तीन पार्ट होते थे, हम लोगों ने उस दिन देखा था। कौन कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कब पढ़ना है? चार्जेस रेस्ट पोजीशन, जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में हो, रुका पोजीशन में हो, तो वो कैसा बिहेव करता है, तब हमको इस चैप्टर में पढ़ना था। दूसरा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब चार्ज इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट, जब चार्ज क्या करने लग जाए, मूव करने लग जाए एक कांस्टेंट स्पीड से, तब हमको उसमें पढ़ना था। और तीसरा कब पढ़ना था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव। इसमें क्या पढ़ना है? वेव। जब चार्ज पूरी तरह से एक्सेलरेट करने लग जाए, जब चार्ज पूरी तरह से पागल हो जाए। ठीक है, ये हम लोगों ने उस दिन देखा था और हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू पार्ट में होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड। एक्चुअल में बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं रहेगा। ये बाइफरकेशन इसलिए हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट आपको थोड़ा बहुत, आपने थोड़ा बहुत पिछले क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा, आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड ये बिल्कुल एंटायरली न्यू है आपके लिए, आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, तो इसको सेपरेशन करना बहुत जरूरी था। चलिए हम इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीजें हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन, हम लोगों ने क्या क्या उस दिन देखा था। हाँ हम लोगों ने देखा था चार्ज। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? रिपल्सन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट तो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम चार्ज का यूनिट होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दुनिया का सबसे छोटा कण, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में भी मास होता है, और मास की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27 kg। उतना ही लगभग न्यूट्रॉन का भी होता है। एक्चुअली में न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, इसके बारे में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कभी मरता नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, चार्ज हमेशा आइसोलेटेड फॉर्म में, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने देखा था। अगर आपको फिर भी क्लास 12 की इस बेसिक्स को जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को जा सकते हैं, मैं उसको सजेशन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, Q बराबर प्लस माइनस एन, उस पे कुछ क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है? ठीक है ना, ये एक दिन की मेहनत नहीं होती है। द एक्सपेरिमेंट of Coulomb's and other established that the force exerted by a charged particles on the other is given by F is equal to K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, उन्होंने कूलॉम्स ने क्या दिया? F is equal to K Q1 Q2 by R स्क्वायर। जैसा कि थोड़ा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? दो आवेशों के बीच में लगने वाले फोर्स को इसने निकाला है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे F बराबर G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। आपने क्लास 11 के ग्रेविटेशनल फोर्स चैप्टर में इसको देखा होगा, जहां F G इज द कांस्टेंट वैल्यू, m1 m2 क्या है? दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच का ये सेपरेशन यानी उनके बीच का डिस्टेंस है R, और फिर ये फॉर्मूला बनता है। बिल्कुल वैसा ही होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? ये एक दिन का मेहनत नहीं होता, ये पूरे टीम का मेहनत होता है। ठीक है ना, तो मैं एग्जैक्ट उन्होंने क्या किया उस पर डिस्कशन करता हूं। क्या हुआ? उन्होंने एक पार्टिकल्स लिए Q1, ठीक, और एक दूसरा पार्टिकल्स लिए Q2, दोनों पॉजिटिव। ठीक, क्या हुआ? एक को पकड़ा, अगर एक को अगर हम पकड़ते हैं, Q2 को छोड़ते हैं फ्री, बिल्कुल फ्री, तो क्या होगा?
इनके बीच का डिस्टेंस r। क्या हुआ, देखा गया कि Q1 ने Q2 पर एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से Q2 दूर भागा, लेकिन वो दूर ऐसे नहीं भागा, ऐसे नहीं भागा, अलोंग द लाइन। कैसे किया, अलोंग द लाइन। इस बात पे गौर कीजिएगा, अलोंग द लाइन, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक दूसरा आवेश लिया -Q1 -Q2, उनके बीच के डिस्टेंस को r रखा। जब इसको पकड़ा तो इन्होंने देखा कि -Q2 भी दूर भागा। अच्छा, इसके उल्टा भी होता है, जैसे Q2 को पकड़ा, Q1 को फ्री किया तो Q1 इधर भागा, उसी तरह Q2 को पकड़ा तो -Q1 भी इधर ही भागा। बोला अच्छा ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, तीसरी बार उन्होंने एक +Q1 लिया और एक -Q2 लिया और उनके बीच की दूरी को r ही रखा। फिर जब Q1 को उसने पकड़ा तो क्या देखा, Q1 भी पास आने की कोशिश की। जैसा कि हमको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब -Q2 को पकड़ा तो देखा गया कि Q1 भी अट्रैक्ट हुआ। उन्होंने बोला भाई ये तीनों केस में बिल्कुल सेम बिहेव कर रहा है, सेम हो रहा है। क्या क्या देखा उन्होंने कि Q1 ने जब Q2 पर फोर्स लगाया यानी F1 ड्यू टू 2, ठीक, चाहे Q2 ने Q1 को फोर्स लगाया है यानी F2 ड्यू टू 1। इस केस में भी ऐसा ही है, F1 ड्यू टू 2 चाहे F2 ड्यू टू 1, F1 ड्यू टू 2 चाहे F2 ड्यू टू 1, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या देखा, एक कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला उन्होंने कि चाहे F1 ड्यू टू 2 हो चाहे 2 ड्यू टू 1 हो, ठीक है। इसको मॉड में, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा मॉड में होता है। रिजल्टेंट मॉड में क्यों होता है इस बात को अपने को समझना होगा। जैसे मैं इसको समझाऊंगा मॉड क्यों होता है, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है मॉड क्यों लगाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, ठीक है ना, इसमें मुझे +6 चलना है। कितना चल रहा है, +6। तो 1 2 3 4 5 6, तो आप यहां चले गए +6 एंड 0। आपको -6 चलना है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये क्या होगा, -6 एंड 0, ठीक है। ओरिजिन से इसने +6 चला, ओरिजिन से इसने -6 चला, चला तो +6 और -6 आपके दिमाग में। लेकिन मैं इनके बीच के डिस्टेंस पूछूं कि भाई ये +6 जो चला, मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहोगे सर -6 था +6 था = 0। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, नहीं। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, +6 हो चाहे -6 हो, हम उसको मॉड में रखते हैं, जिसकी वजह से मॉड में रखने की वजह से ये क्या बन जाता है, +6, और +6 पहले से था तो वो प्लस ही रहेगा, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगा 6 + 6 यानी कि 12, यानी उनके बीच के डिस्टेंस ए और बी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इसलिए हम लोग मॉड लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मॉड में मुझे नहीं जाना था, लेकिन जैसे जैसे ऐसे टॉपिक आते रहेंगे तो मैं बीच में बताता रहूंगा। ध्यान से देखिएगा, F1 ड्यू टू 2 का हो चाहे F2 ड्यू टू 1 का हो, क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उन्होंने देखा चाहे F1 ड्यू टू 2 हो चाहे 2 ड्यू टू 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। फिर उन्होंने देखा, बोला अच्छा ठीक है, चाहे F1 ड्यू टू 2 बोलो चाहे 2 ड्यू टू 1, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में r स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, r स्क्वायर। जब इन दोनों को मर्ज किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मर्ज किया गया, तो F1 ड्यू टू 2 चाहे 2 ड्यू टू 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इस साइन से आप अवगत होंगे, पहचान आपको होगी। जब इसको हटाते हैं 1 ड्यू टू 1 चाहे 2 ड्यू टू 1, जब इसको हटाते हैं इक्वल लगाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लगता है, उस कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे k बोलते हैं, स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, यानी कि इसे बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, जहां k परमिटिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है, परमिटिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं यहाँ पे जो भी सारी बातें किया हूं, सारे डिस्कशन है, ये वैक्यूम में है, वैक्यूम एंड एयर, ठीक है ना,
वैक्यूम और एयर में k की वैल्यू 1 होती है, यानी F इज इक्वल टू 1 ड्यू टू 2, चाहे 2 ड्यू टू 1 कहो, 2 ड्यू टू 1 कहो, क्या हो जाएगा k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, जहां k की वैल्यू होती है, k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, k की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, द कांस्टेंट k इज ऑफन रिटन एज 1 अपॉन, यानी कि k को हम क्या लिख सकते हैं, k को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में हम लोग जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से आपको समझा पाऊंगा, यानी k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, सो दैट द इक्वेशन रिटन बाय, या ऐसा कह सकते हैं, सो दैट इक्वेशन बिकम F1 ड्यू टू 2 चाहे 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, यानी कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर वैद्युत बल होता है। ये बल कूलाम जी ने क्या बताया, कूलाम जी ने ये जो मैग्नीट्यूड निकाला, बल निकाला, F इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर, दो आवेशों के बीच। अब आप कहोगे सर आवेश तो हमको दिखता नहीं है, आवेश कहां से आएगा, समझ में आ रहा है? तो ये एक्सपेरिमेंट की बात है, क्योंकि आवेश नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसको फील किया जा सकता है, क्योंकि ये एज ए एनर्जी होता है, ये एनर्जी के रूप में, ये एनर्जी के फॉर्म में सारी चीजें होती हैं, हमें दिखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर हमारे बॉडी में आ जाएगा तो मैं कैसा बिहेव कर रहा हूं, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन मेरी बॉडी से निकल गया तो मैं कैसा बिहेव कर रहा हूं, ये सारी चीजें आपको फील हो सकती है। तो ये कूलम्ब्स का रूल है, F इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर, जहां k को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी इसमें पूछता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि k इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को जब यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 1 अपॉन में 4 पाई k, 1 अपॉन में 4 पाई k हो जाता है, ठीक है ना, 4 एक वैल्यू है, पाई एक वैल्यू 3.14, k की वैल्यू हम लोगों ने क्या किया 1 अपॉन में 4 इंटू 3.14 इंटू k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, जब इसको सॉल्व करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। सबसे बड़ी बात है इसका कभी कभी यूनिट भी पूछता है, तो यूनिट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई, क्या होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इधर कर देते हैं 1 अपॉन में 4 पाई F Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, क्योंकि इसका कांस्टेंट वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता, Q1 यानी कूलाम, कूलाम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय F न्यूटन, R मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया कूलाम स्क्वायर, न्यूटन ऊपर गया न्यूटन इनवर्स मीटर -2, ये हो सकता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 to the power -12, और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ध्यान से देखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कभी पूछ रहे हैं परमिटिबिलिटी ऑफ फ्रीज, लेकिन मैंने जो अभी कूलाम्स की बात की है वो या तो स्पेस की बात की, फ्री स्पेस या वैक्यूम की मैं बात किया हूं, निर्वात या वायु की बात किया हूं।
इन दोनों आवेशों को पानी के अंदर भी डाला जा सकता है, उस समय क्या होता है, इन दोनों आवेशों को ग्लिसरीन के अंदर डाला जा सकता है, तो उस समय क्या होता है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स घट जाता है, बढ़ जाता है, कि वही रहता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां Q1 कूलाम है, आवेश है, Q2 आवेश है, दूरी उनका R क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी है, K क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, F वैद्युत बल जिसका मात्रक आपको पता है न्यूटन, किसी भी प्रकार के बल का मात्रक सेम होगा। ठीक है, अब इस पे हम लोग आधारित कुछ सवाल करेंगे, सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, छोटे से छोटे सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक आवेश, एक चार्ज Q1 है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 कूलाम। ठीक है, एक दूसरा आवेश 2 कूलाम, बीच की दूरी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। आपको निकालना है इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स, क्या निकालना है, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स। ठीक है, चाहे 1 ड्यू टू 2 हो, चाहे 1 ड्यू टू 2 हो, चाहे 2 ड्यू टू, दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है ना, तो दोनों के बीच चूंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो F बराबर फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K की वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 होता है, Q1 दिया हुआ है 2 और Q2 है 2 और R है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 9, सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, स्क्वायर करना है, 10 इंटू 20 माइनस 20 4 है तो ये खत्म हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और माइनस 20 ऊपर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 29 न्यूटन। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, दोनों 20 और 9 ऐड हो जाएंगे। ये छोटा सवाल है, छोटा से छोटा, अब धीरे धीरे लेवल अप करता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा। ठीक है ना, इसी में अगर मैं इसको कर दूं 2 कूलाम की जगह 2 माइक्रो कूलाम अगर हो जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 माइक्रो कूलाम हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 माइक्रो कूलाम, और एक माइक्रो कूलाम होता है 10 के पावर माइनस 6 कूलाम। चूंकि हमें क्या रखना है, Q1 का मात्रक कूलाम रखना है, तो माइक्रो को चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 यानी 2 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6 इंटू Q2 कितना है, 2 माइक्रो कूलाम, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये मीटर है कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर, यानी 9 इंटू 2 इसको सॉल्व करते हैं, 10 के पावर 9 में से 6 गया, 3 और माइनस 6 तो माइनस 3, 10 के पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, 4 खत्म, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 के पावर प्लस 20, यानी कि 9 इंटू 20 में से 3 माइनस हुआ, यानी 10 के पावर 7, यानी F इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 7। यानी कि चार्ज जैसा होगा उनके बीच में लगने वाला बल भी वैसा ही होगा। ठीक है, देखिए जब यहां पे चार्ज ज्यादा था, याद कीजिए 2 कूलाम था पहले सवाल में, 2 कूलाम था, यहां 2 कूलाम था तो चार्ज भी ज्यादा था। अब यहां माइक्रो कूलाम हो गया तो क्या हो गया, उनके बीच में लगने वाला बल भी कम हो गया, वहां पे क्या था 17 सॉरी, ठीक है, यहां 17 वहां 29 आया था। तो क्या है नियम, क्या है रूल, क्या है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो दो आवेश है, ज्यादा आवेश होंगे ज्यादा बल लगेगा, कम आवेश होंगे कम बल होगा। दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ध्यान से देखिएगा, दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, दो आवेशों के बीच, दो चार्ज के बीच लगने वाला बल
उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे दूरी पास आती जाएगी उनके बीच लगने वाला बल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो उसको हम लोग करेंगे आगे। क्योंकि इस टाइप के सवाल अब आप कर लोगे, छोटे छोटे सवाल है, दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, आपसे फोर्स पूछ सकता है, आप फोर्स निकाल लीजिए, या दो चार्ज दिए हुए हैं उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स दिया है और आप डिस्टेंस आपसे पूछ सकता है, या आपसे क्या पूछ सकता है, दो इक्वल चार्ज हैं, फोर्स दिया हुआ है, आपसे आपके उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और आपसे पूछ सकता है कि चार्ज क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रायंगल है, ए, बीच का डिस्टेंस ए, ये चार्ज है क्यू, ये चार्ज दिया हुआ है क्यू और ये चार्ज दिया हुआ है क्यू, मतलब तीनों कॉर्नर, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे आपको चार्ज दिया हुआ है, उनके बीच का डिस्टेंस दिया है। आपसे पूछ रहा है इस क्यूब पर नेट फोर्स, मतलब टोटल कितने फोर्स लगेंगे। अब आपको सर इस टाइप का सवाल कहां बताया आपने, तो मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। यानी कि यहां सारा खेल किसका है, चार्ज का है। आपको पता है फॉर्मूला आपने एक ही पढ़ा है, F = K Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक है ना। तो हमें किस पे निकालना है नेट फोर्स, इस पे। ये दोनों फिक्स है, ये दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री है, इसी पर हमको नेट फोर्स निकालना है। ये किस तरफ भागेगा, इन दोनों की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं इसको और इसको देखता हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। इन दोनों को देखूंगा, ये दोनों आवेश हैं, उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। मैं पूछूंगा, क्योंकि ये फिक्स है, ये कहीं नहीं जा रहा है, जा कौन रहा है, ये जा रहा है, कैसे जाएगा, अलोंग द लाइन, ठीक है ना। मान लीजिए कि इस Q ने इस पर F1 फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, F1, तो F1 कितना हो जाएगा, आपको फॉर्मूला पता है, K Q1, यानी Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, अपॉन में दोनों के बीच की दूरी R यानी A², तो क्या हो जाएगा, K Q² अपॉन में A² यानी F1, ठीक है भाई। Q, अब चूंकि इनके बीच का हो गया, Q इस Q पर फोर्स लगाएगा, कैसे, अलोंग द लाइन, ध्यान से देखिएगा, अलोंग द लाइन, यानी F2 ने फोर्स लगाया किधर, अलोंग द लाइन, ठीक है। कितना लगाया ये भी देख लेते हैं, K Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, अपॉन में डिस्टेंस A², तो क्या हो जाएगा, KQ² अपॉन में A², ठीक है। यानी कि एक बॉडी पर दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। जब दो अलग अलग फोर्स लगेंगे तो एक बॉडी दो अलग अलग जगहों पर नहीं जाएगी, बल्कि वो किसी एक जगह पर जाएगी, ठीक है, किसी एक जगह पर जाएगी। चूंकि ये क्लास 11 का इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया वेक्टर का, जिसमें हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करना सीखते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है, जब आप मान लीजिए कोई कोई पत्थर है, आप इधर से खींच रहे हो और F2 इधर से खींचा, क्योंकि दोनों इक्वल क्या है, दोनों फोर्स इक्वल है, तो जब मैं खींचूंगा तो ना तो ये F1 की तरफ आएगा, ना तो ये F2 की तरफ आएगा, बल्कि कहां जाएगा, वो बीच में जाने की कोशिश करेगा। कहां जाने की कोशिश करेगा, बीच में, और यही बीच वाला F नेट फोर्स होगा आपका, ठीक है। तो याद कीजिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा था F नेट का फॉर्मूला वेक्टर में, अंडर रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, जहां थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 है। तो बताइए भैया एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ए तीनों राइट एंगल, तीनों क्या साइड्स इक्वल है, तो भाई 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, और जब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तिरछा विमुख कोण, तिरछा विमुख कोण एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो क्या करते हैं, F नेट इज इक्वल टू, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, F1 और F2 दोनों की वैल्यू रखने से अच्छा है कि हम देख रहे हैं कि F1 और F2 क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि F1 और F2 इज इक्वल टू हम F मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F यानी F² cos 60, तो
क्या हो जाएगा, f(2f)² इंटू सॉरी प्लस 2f² इंटू cos 60 1/2, 2 से 2 खत्म, यानी क्या आ जाएगा 2f²f² 3f² और f² जब बाहर आया तो f√3 और f की वैल्यू आपको पता है क्या है दोनों का, kq² kq² ये f नेट। ध्यान से देखिएगा f नेट इज इक्वल टू क्या आ गया, kq²/a²√3, ठीक है ना। और ये बॉडी कहां जा रही है, ना f1 की तरफ जा रही है q, ना f2 की तरफ जा रही है, बल्कि f नेट इन दोनों के बीच में जा रही है। प्रैक्टिकली सोचिए तो आपको समझ में आएगा ना इधर जाएगी नहीं, क्योंकि भाई किसी एक ऑब्जेक्ट पे मुझ पे इधर फोर्स लगाया गया, ध्यान से देखिएगा मुझ पे इधर फोर्स लगाया गया, ठीक है। तो मैं इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा, ना तो मैं इधर जाऊंगा ना तो मैं इधर जाऊंगा, बल्कि इस कॉर्नर में जाऊंगा, ठीक है ना। तो F फॉर्मूले का खेल है, कूलॉम्स लॉ का खेल है, इसको देख के बहुत बड़ा सवाल मत समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब चाहे मैं इन दोनों को फिक्स करूं, यहां पे फोर्स पूछ लूं, इन दोनों को फिक्स करूं, यहां पे फोर्स पूछ लूं, क्योंकि चार्ज इक्वल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, सबके डिस्टेंस इक्वल है, तो F नेट क्या हो जाएगा, kq²/a²√3, ठीक है। आगे सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये छोटे छोटे सवाल जो जनरली कई सारे बुक्स में ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप अपने बुक से, चाहे वो मित्तल का बुक हो चाहे एससी वर्मा का बुक हो, आप इसको लगाते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कभी कभी ऐसे सवाल पूछ जाते हैं, यहां तो क्या था, ये Q, ये Q, ये माइनस Q, ध्यान से देखिएगा क्यों लिखने का मतलब, ये प्लस है ये प्लस है, डिस्टेंस सेम दे देते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा ये दोनों फिक्स है, आपसे पूछ रहा है इनका, इन पर लगने वाला नेट फोर्स, एफ नेट लगने वाले नेट फोर्स, और ये किधर जाएगी बॉडी, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। क्या करना पड़ेगा, आपको पहले देखना पड़ेगा कि प्लस क्यू के द्वारा माइनस, ये फ्री है, इसी पे साथ चेक करना है, ठीक है। तो ये प्लस है माइनस है, आपको पता है अट्रैक्ट होगा, यानी प्लस ने, क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहा है ये जा रहा है, तो ये खींचेगा किस फोर्स से, F1। F1 कितना, F1 भाई के क्या हो जाएगा, Q²/a², ठीक है। बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि सर माइनस ले कि ना ले, ठीक है। माइनस लेके भी चल सकते हैं, नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है एफ नेट का फॉर्मूला आप लगाएंगे F1 का स्क्वायर, तो F1 अगर माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर जब आप करते हैं तो वो प्लस बन जाता है। तो वहां छोड़ने से अच्छा है कि हम लोग यही छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड, चूंकि आपने पढ़ा होगा वेक्टर का कॉन्सेप्ट, जब उसमें दिया जाता है तो उसमें बताता है कि वेक्टर क्या करता है, वेक्टर का सारा खेल वो एंगल कर देता है, ठीक है ना। ये प्लस माइनस का सारा खेल वो एंगल कर देता है। F net इज इक्वल टू √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, वो जो थीटा लगाते हैं ना वो प्लस माइनस का खेल कर देता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए F2 देख लेते हैं भाई, क्या करता है, ये भी खींचेगा इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी F1 और ये क्या हो जाएगा F2। F2 कितना, kq²/a², क्योंकि आपको पता है ये दो अलग अलग नहीं जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इन दोनों के बीच में, एफ नेट। एफ नेट क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, √F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, ये 11 का कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आएगा तो मेरे 11 के जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें आप देख लीजिएगा, प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। क्योंकि F1 F2 आपस में बराबर है तो F1 बराबर F2 बराबर F लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या कर दें, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, चूंकि हमने लिखा है दोनों आपस में वैल्यू इक्वल है, प्लस 2F² cos, एंगल आपको पता है 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 60 ने 2 को खत्म किया तो क्या हो जाएगा 3F², यानी F√3, F की वैल्यू kq²/r²√3, आंसर, ठीक है। देखिए नोट कीजिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। टाइप्स में बताता जा रहा हूं कि ऐसे ऐसे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं।
आपके बोर्ड में। ठीक, नेक्स्ट सवाल, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। 5, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं मैं। ये मैंने स्क्वायर लिया है, सारे स्क्वायर पे क्यू 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 एंड क्यू। ठीक, डिस्टेंस ए ए ए ए, आपसे सारे फिक्स हैं। कौन फिक्स है? ये एंड ये तीनों फिक्स है। आपसे क्या पूछ रहा है? इस पर नेट फोर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? Q ने Q पर वो फोर्स लगाया अलोंग द लाइन F1। F1 कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर, दोनों इक्वल है, अपॉन में R स्क्वायर यानी A स्क्वायर। ठीक, चलो भैया इसको देख लें। इस Q ने इस Q पर फोर्स लगाया F2, कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, सेम टू सेम, कोई दिक्कत? यानी भाई F1 और F2 दोनों हो गए। अच्छा, ये दो किसी एक बॉडी पर दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगे तो ये दो अलग अलग जगह तो जाएंगे नहीं, किसी एक जगह जाएंगे। अच्छा, अभी ये भी लगाना बाकी है, इसको मैं लास्ट में लगाता हूं, ध्यान से देखिएगा। F1 किसने लगाया? इस आवेश ने लगाया इधर, और F2 किसने लगाया? इसने लगाया इधर। तो इन दोनों का नेट किधर जाने वाला है, जिसे मैं F3 का नाम दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो F3 आपको ये पता है वेक्टर क्या हो जाएगा? F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। अब यहाँ थीटा क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री। और cos 90 के F स्क्वायर 0 यानी 2 F स्क्वायर, यानी बाहर निकलेगा, यानी F रूट 2 F रूट 2। ठीक है, यानी कि F3 की वैल्यू कितनी आ गई? अपनी अपनी F3 की वैल्यू आ गई F रूट 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, F1 F3 कौन था? F3 F1 और F2 के बीच का जो फोर्स है। अब F1 F2 से कोई मतलब नहीं, अपने को F3 से। अब F4, क्या ये Q भी इस पे फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन? ध्यान से देखिएगा, क्या ये जो Q है, क्या ये भी इस पे फोर्स लगाएगा? जिसका मैं नाम दे रहा हूं F4 नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं? F4। तो F4 कितना हो जाएगा? F4 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वही K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K Q1 यानी Q है, Q2 यानी Q है, अपॉन में R स्क्वायर। ये ध्यान देना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या A है? नहीं, ध्यान से देखिएगा, ये A है, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये कितना हो जाएगा? कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी 2A स्क्वायर K स्क्वायर, यानी K इज इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर, यानी A रूट 2। यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A रूट 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? A रूट 2 का स्क्वायर, तो K Q स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर। F4 कितना हो गया अपने पास, और F3 कितना हो गया अपने पास? F3 अपने पास हो गया F रूट 2। क्या हो गया? F रूट 2, जहां F की वैल्यू अपन लिख सकते हैं K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर रूट 2। चूंकि F3 और F4 दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो अब फाइनल जो F नेट निकलेगा वो इन दोनों का सम निकलेगा। F3 कितना है अपने पास? K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर रूट 2। F4 कितना है? K Q स्क्वायर अपॉन में 2A स्क्वायर। इन दोनों के बीच में कॉमन है, निकाल दीजिए। K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2। ये हो गया नेट फोर्स F नेट। ठीक है, आप इसको बिल्कुल विधिवत सिस्टमेटिकली आप इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या क्या निकालना है ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल कह सकते नहीं, थोड़ा सा लेंदी है, अभी नए हैं आप, इसके लिए थोड़ा सा लेंदी है आपके लिए। समझना क्या है, आपके पास फॉर्मूला एक ही है, मैंने कोई एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला लिखा है ज्यादा, मैं थोड़ा बेसिक 11 का
वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। ध्यान से देखिए, क्यू ने क्यू पर फोर्स लगाया F1 k q स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर, क्यू ने क्यू पर फोर्स लगाया F2 कितना k q स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। क्योंकि दो अलग अलग फोर्स, इनका नेट कहां जाएगा, F3, जिसका नाम दिया है मैंने क्या, F3 इज इक्वल टू होता है अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2, ये रिजल्टेंट निकाला है और F3 रिजल्टेंट है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 क्यों लिया, इन दोनों के बीच का एंगल। और F1 F2 चूंकि आपस में बराबर है, F1 बराबर F2 बराबर F, तो F का स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 90 की वैल्यू 0, फिर सॉल्व किया, ये 0 बन जाएगा, तो F स्क्वायर 2F स्क्वायर, बाहर निकला F रूट 2 और F की वैल्यू k q स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर रूट 2। क्योंकि F3 की वैल्यू निकल गया, अब हमारा टारगेट है F4 कौन लगा रहा है, ये वाला इस कॉर्नर वाला फोर्स लगा रहा है, कहां लगा रहा है, ध्यान से देखिए, F4 इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे बच्चे ए करके चले जाते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस कैसे निकाले, हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाले, ठीक है ना। ए है इनका भीतर, ये क्या है, हाइपोटेनस निकाल लिया, a रूट 2 आ गया, a रूट 2 यहाँ रखे तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। क्योंकि F3 F4 लग चुका है, F3 F4 लग चुका है, तो चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो F नेट इज इक्वल टू F3 प्लस F4, F3 और F4, ठीक है, उसको जोड़ दिया। क्वेश्चन ये उठता है, सर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक, तो फोर्स को हम इजी वे में, हमारा क्या होता है, हमारा वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, हमारा वेक्टर का डेफिनेशन होता है वह भौतिक राशि, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिससे क्या होता है, जिसको व्यक्त करने के लिए हम परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े, यानी हमें इसमें किसकी जरूरत पड़ेगा, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगा, दिशा की भी जरूरत पड़े, तथा जिनकी संक्रियाएं, जिनका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हम इजी वे में नहीं कर सके। जब इजी वे में नहीं कर सकते हैं, तो इन दोनों को आप इजी तरीके से कैसे जोड़ दिया आपने, F3 और F4 कैसे जोड़ दिया, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो मैंने F3 और F4 जोड़ा है, वो एक्चुअल में उसके पीछे कुछ लाइनें हैं जिसको हम लोग लिखना स्वाभाविक नहीं समझते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैं जो F net इज इक्वल टू F3 प्लस F4 है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर डेफिनेशन ये नहीं हो सकता, पर इसके कुछ स्टेप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये F net एक्चुअल में बना कैसे होगा, ये बना होगा F net F1 का स्क्वायर प्लस यानी F3 का स्क्वायर बना होगा प्लस F4 का स्क्वायर बना होगा प्लस 2, ध्यान से देखिएगा, F3 F4 cos थीटा, सारा खेल किसका थीटा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं दोनों F3 F4, यानी दोनों के बीच का एंगल 0, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये F3 का स्क्वायर F4 का स्क्वायर प्लस 2 F3 F4 cos 0 की वैल्यू होता है 1, क्या होता है, cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या बना ये F3 का स्क्वायर प्लस F4 का स्क्वायर प्लस 2 F3 F4, और ध्यान से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी F3 प्लस F4 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, तो F3 प्लस F4, हम लोग डायरेक्ट F नेट इज इक्वल टू, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो हम ये लिखते हैं, ठीक है, यानी इनके बीच में कुछ स्टेप चलते हैं, इनके ऊपर कुछ स्टेप चलते हैं जो हम लोग अवॉइड कर देते हैं। आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है, तो F net इज इक्वल टू F3 प्लस F4 हम लोग यहाँ पे करते हैं, हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। इसी के साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जो हम लोग धीरे धीरे आगे वीडियो में करते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। आप सभी स्टूडेंटों से निवेदन है कि इस कॉन्सेप्ट को समझें, नोट्स बनाएं, सवाल ज्यादा से ज्यादा, आपके पास बुक नहीं है तो उसको अवेलेबल कीजिए और बुक लगाइए, सवाल लगाइए, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।